नमस्कार, केबीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपनी क्लास संधि को आगे बढ़ाते हुए करेंगे। पहले आपने संधि का पार्ट 1 पढ़ लिया था, जिसमें अपन ने संधि की परिभाषा यानी बेसिक, संधि से रिलेटिव बेसिक बात कर ली थी। आज उससे आगे अपन क्रमवाई एक एक संधि को लेकर के बात करेंगे। आपने संधि का प्रकार भी पढ़ लिया था। संधि का मैंने आपको 3 प्रकार बताया था और तीनों प्रकार को एक एक लेकर के अपन आराम से बात करेंगे। तीनों प्रकार मैंने बताए: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आज स्वर संधि की बात करेंगे तथा उसके प्रकार की बात करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। फालतू की बातें ना करते हुए अपने आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था संधि। क्या चल रहा था? संधि। और संधि में अपन बात कर रहे थे स्वर संधि की। आज बात करेंगे। संधि में मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे: स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा मैंने आपको बताया था व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा मैंने प्रकार बताया था विसर्ग संधि। क्या बताया था? विसर्ग संधि। जिसमें मैंने स्वर संधि के आपको 5 भेद बताए थे। 5 भेद बताए थे: दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि, जैन स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि, ये मैंने आपको 5 भेद बताए थे। आज अपन स्वर संधि की बात करेंगे। उसके बाद दीर्घ स्वर संधि का भेद पढ़ेंगे। देखिए, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो अच्छी तरीके से, और पहले वाली जिसने क्लास नहीं देखी है वो भी पहले वाली क्लास देख ले, ताकि आराम से समझ में आ जाएगा। आगे वाली क्लासों में बीच में आने से आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो अपने आज बात करेंगे स्वर संधि की। किसकी बात करेंगे? स्वर संधि की। ठीक है नहीं? आज बात कर रहा हूं स्वर संधि की। स्वर संधि में देखो के हुए कि स्वर संधि के अंदर स्वर होते हैं, यानी प्लस से इधर और प्लस से आगे दोनों साइड में स्वर होता है। यानी शब्द प्लस से आगे शब्द का अंतिम स्वर होगा, शब्द के अक्षर में अंतिम स्वर होगा, और शब्द के प्लस के बाद शब्द का प्रथम स्वर होगा। ठीक है? किस प्रकार? देखिए, ये प्लस है, प्लस से इस तरफ में क्या होगा? या मान लो ये प्लस है, प्लस के इस साइड में स्वर होगा। क्या होगा? स्वर होगा। और प्लस के उस साइड में भी स्वर होगा। ठीक? दोनों साइड में स्वर होगा। या स्वर किस प्रकार से होगा? तो या स्वर है वो स्पष्ट रूप से दिखेगा, आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। या वाला स्वर है वो मात्रा के रूप में होगा। मात्रा के रूप में। किस प्रकार होगा? मात्रा के रूप में। यानी या वाला स्वर है वो मात्रा के रूप में होगा, आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा और व्यंजन के अंदर जुड़ा हुआ मिलेगा, यानी मात्रा के रूप में आपको दिखाई देगा।
ठीक, समझ में आया यहां तक? अब देखो मात्रा के रूप में कैसे है कि मात्रा के रूप में होगा, तो मात्रा के रूप में किस प्रकार से होगा, तो देखो मात्रा के रूप में आप देखिए, जैसे एक शब्द मैं लिखता हूं आपको, दीपावली। एक शब्द एग्जाम्पल लिखता हूं, दीपावली। क्या लिखा मैंने? दीपावली लिखा, एक शब्द लिखा, दीपावली। ठीक, अब देखो इसका संधि विच्छेद करो, तो दीप, दीप धन अवली, दीप धन अवली, दीप धन अवली। अब देखो या आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, या स्वर मात्रा के रूप में, मात्रा किस प्रकार, अ इसमें विद्यमान है, और या संधि विच्छेद करते समय यदि या आ होता, दीपावली, दीपा धन अवली, तो या आ होता तो या क्या होता, आ मात्रा विद्यमान होती, और या यदि पी होता तो ई मात्रा विद्यमान होती, यानी स्वर ई मात्रा के रूप में होता, ई स्वर यहां विद्यमान होता। ठीक, समझ में आया? यानी व्यंजन के अंदर स्वर या मात्रा के रूप में विद्यमान होगा, प्लस से आगे मात्रा के रूप में होगा, और प्लस के बाद स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। किस प्रकार से? जैसे देखो दीप धन अवली, दीप धन अवली, तो या मात्रा के रूप में या स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, अब देखो इसका देखो संधि विच्छेद करो, यहां से अ संधि विच्छेद है, और यहां से वापस संधि बनाओ तो या भी अ, या इसका ये स्वर अ लिया, इसका भी ये स्वर, ये तो स्वर स्पष्ट रूप से विद्यमान ही है, और ये मात्रा के रूप में है, तो ये मात्रा के रूप में लिख करके या अ लिया, तो दोनों को मिलाया क्या बना, आ बन गया, तो ये क्या हुआ, विकार हुआ। भाई साहब ये विकार हो गया, तो ये विकार होकर के आ, यानी दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर, परस्पर यानी आपस में जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो या क्या हो गया, ये आ, अस्वर और अस्वर मिलकर के आ बना, तो यहां क्या हो गया, विकार हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है? वीडियो प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, यहां तक आ गया। अब बात करेंगे अपन स्वर संधि के पार्ट पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे, और जिसमें पहला मैं भाग आपको आपके सामने लूंगा, दीर्घ स्वर संधि। क्या लूंगा, दीर्घ स्वर संधि। भागे दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि मैंने आपको क्या बताया कि प्लस के दोनों साइड में, यानी दाईं ओर और बाईं ओर, दोनों साइड में, बाईं ओर शब्द के अंतिम अक्षर में स्वर विद्यमान होगा, और दाईं ओर प्रथम स्पष्ट रूप से स्वर विद्यमान होगा, और बाईं ओर मात्रा के रूप में होगा। ठीक, यानी स्वर होंगे दोनों साइड में, प्लस के दोनों साइड में आपको स्वर मिलेंगे, तो वहां स्वर संधि होगी। ठीक, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि यानी प्लस, प्लस के इस साइड में आपको या तो अ मिलेगा या क्या मिलेगा, आ मिलेगा। ठीक, और इस साइड में आपको या तो ई मिलेगी, छोटी ई या बड़ी ई मिलेगी, या आपको ऊ मिलेगा या बड़ा ऊ मिलेगा। ठीक, प्लस के इस साइड में, इस साइड में ही आपको ये समान मिलेगा, या तो अ मिलेगा या आ मिलेगा।
या ई मिलेगी या बड़ी ई मिलेगी, या ऊ मिलेगा या बड़ा ऊ मिलेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आवाज आ रही प्रॉपर? तो देखो, अब देखो, अब देखो, प्लस के इस साइड में यदि अ मिल जाए या आ मिल जाए, या अ मिल जाए या आ मिल जाए, या आ मिल जाए या अ मिल जाए, यानी इन दोनों में से कोई एक, इधर वाला इन दोनों में से एक मिलना सही है, इधर वाला इन दोनों में से एक मिलेगा, तो यदि, तो यह दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ आ हो जाएगा, यानी आ हो जाएगा। ठीक, दीर्घ अ यानी आ हो जाएगा। यदि इस साइड में आपको प्लस से बाईं और आपको ई मिले या ई मिले, या छोटा ई मिले या बड़ा ई मिले, तो हमेशा क्या हो जाएगा? बड़ा ई होगा। ठीक, प्लस के इस तरफ आपको ऊ मिले या बड़ा ऊ मिले, या छोटा ऊ मिले या बड़ा ऊ मिले, तो बड़ा ऊ ही होगा। ठीक, यदि एक और होता है री, यानी प्लस के इस साइड में री मिले और आगे भी री मिल जाए, तो क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। तो सर के आपने सब जगह बड़े करते जा रहे, तो री का बड़ा क्यों नहीं किया? री बड़ा कैसे होता है? री, तो री बड़ा भाई साहब, री बड़ा इस प्रकार से होता है, एक और होता है, यानी ये एक और ओंटा लगाना है। ठीक है न, ये दो है, और इस साइड में और एक नीचे लाना है। ठीक, तो ये री है, ये री का काम आता है, तो ये हिंदी में होता ही नहीं है भाई साहब, क्यों ले? ये री हिंदी में काम आता ही नहीं है, ये री है वो संस्कृत का है, इसलिए अपन हिंदी में लेंगे नहीं इसको। ठीक, ये री संस्कृत का है, इसलिए इसको हिंदी में अपन नहीं लेंगे। अब देखो, ये आ, ये आ स्पष्ट रूप से न मिलकर के इसकी मात्रा ही मिलेगी। क्या मिलेगी? अपन को मात्रा ही मिलेगी। तो मात्रा मिलेगी, तो मात्रा किस प्रकार से मिलेगी? मात्रा इस प्रकार से आपको मिलेगी। इसकी मात्रा ई, तो ई की मात्रा इस प्रकार से मिलेगी आपको। ऊ, तो ऊ की मात्रा इस प्रकार से मिलेगी। री, तो री की मात्रा इस प्रकार से मिलेगी। आपको संधि के अंदर ये मात्रा मिलेगी, पहचान इसी से होगी। ठीक, यहां तक स्पष्ट रूप से समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे अपन इनको एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और यहां तक आ गया है आपको अच्छी तरीके से समझ में कि किस प्रकार से अ मिलके आ बनाता है, या आ मिलकर भी आ बना सकता है, यानी इन दोनों में से एक, या इधर एक इधर वाला आना चाहिए, एक इधर वाला आना चाहिए, तो भी आ मिलेगा, और ई मिलेगी। दोनों में से कोई भी, प्लस के इस साइड वाला एक होना चाहिए, प्लस के इस साइड वाला एक होना चाहिए, तो ई बड़ी ई होगी। ऊ वाला होगा तो ई बड़ा ऊ होगा। री होगा तो री हमेशा यही होता है हिंदी में, और ये बड़ा वाला री है, ये संस्कृत भाषा में काम आता है, तो यह अपने हिंदी में इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, तो मैं यहां तक साफ कर देता हूं, आपको आगे एग्जाम्पल बता करके अच्छी तरीके से समझ में दिलाऊंगा। अब देखो, दीर्घ स्वर संधि के अपन एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो एग्जाम्पल एक है, एग्जाम्पल यानी उदाहरण।
अव्यय धन अरण्य, अव्यय धन अरण्य, अव्यय धन अरण्य। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, अव्यय धन अरण्य। देखिए तो इसका क्या बनेगा, इसमें मात्रा के रूप में क्या विद्यमान, अविद्यमान है कि नहीं, और या स्पष्ट रूप से अ है, तो दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। और बाकी सब सेम समान लिख दो, लिखो लिखो अव्यय अव्यय, ये कैसा है, यह अ निकाला तो अलंत रह गया, प्लस में आ र न ये अभ्यारण्य। ठीक, अब देखो या ये वाला ये है, ये कैसा है, हलंत। तो हलंत है तो इसके आगे स्वर है, तो वो स्वर इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और इसके अंदर ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, अ ब या रण्य। क्या बन जाएगा, अभ्यारण्य। क्या बन जाएगा, अभ्यारण्य। यहां तक नीचे दिखाई दे रहा है, यहां लिख देता हूं, नहीं दिखाई दे रहा तो अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य। अब देखो कुछ लोग लिखते हैं ऐसे इस प्रकार से, अभयारण्य, अभ्यारण्य, जो गलत है। ये शब्द शुद्धि में कई बार पूछा गया है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। भ आधा नहीं आएगा, क्योंकि यदि यहाँ भ आधा लिख दो, यहाँ भ आधा लिख दो अव्यय, तो अव्यय का कोई अर्थ नहीं निकलता है। संधि में दोनों तरफ सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, यहाँ कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये तो गलत हो गया। इसका अर्थ निकल रहा है अभय, निषेधात्मक दर्शाता है, यानी मना कर रहा है, नहीं, भय यानी भय यानी डर।